आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो आज हम फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले हम इसके टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं। सो नंबर फर्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, स्टडी करनी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। उसमें है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की हमें स्टडी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, फिर थर्ड टॉपिक है फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नंबर फोर्थ है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस एंड फिफ्थ है कोरोजन एंड प्रिवेंशन। ठीक है, तो हमें बेसिकली 5 टॉपिक्स को कवर करना है इस चैप्टर में। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, लेकिन फिर भी हम इसे कंप्लीट कर लेंगे इजीली। ठीक है, और आई होप ये चैप्टर्स, ये जो टॉपिक्स हैं, आप ये पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मैं इसको और अच्छे से पढ़ाऊँगी तो शायद मे बी आपके लिए और इंटरेस्टिंग हो जाए। चलो, तो फिर हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप सबको पता होगा कि मेटल्स किसको बोलते हैं और नॉन मेटल्स किसे कहते हैं। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में जो मेटल और नॉन मेटल्स हैं वो कहाँ प्लेस किए जाते हैं। चलो, इन क्लास 9th you have learned about various elements. You have seen that elements can be classified as metals or non-metals on the basis of their properties. Think of some uses of metals and non-metals in your daily life. What properties did you think of while categorizing elements as metals or non-metals? How are these properties related to the uses of these elements? तो हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम इस टॉपिक को कवर अप करेंगे, जिसमें आएंगे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो नंबर फर्स्ट, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल्स किसे कहते हैं। ओके, सो मेटल्स किसे कहते हैं। देखो, the easiest way to start grouping substances is by comparing their physical properties. सबसे easy है अगर आपको किसी भी grouping करनी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, तो उनको कंपेयर करो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। सो नाउ लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब आपको एक्टिविटी में क्या लेना है, कुछ मेटल्स लेने हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज़ ईजिली अवेलेबल। आपको सारे मेटल्स कलेक्ट करने हैं जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएं। इतनी सी बात इसमें बताई गई है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी में आपने उनको इकट्ठा कर लिया, उनको आपने जो भी मिल गए आपने ईजिली उनको कलेक्ट कर लिया। नाउ अब आपको क्या करना है, उसका जो ऊपर का सरफेस है उसको आपको क्लीन करना है। सैंड पेपर सबने देखा होगा आई होप, जिसको हम हिंदी में रेजमाल कहते हैं। ठीक है, उस रेजमाल से आपको इसको क्लियर करना है, इसको एकदम ऊपर से क्लीन कर लेना है। तब आप क्या देखोगे, अंडरलाइन करना है इसको, कि जो मेटल्स हैं उनकी प्योर स्टेट में हैव अ शाइनिंग अप सरफेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। क्या देखने को मिलेगा कि जो मेटल्स होते हैं उनकी जो प्योर स्टेट होती है, ठीक है, उसमें आपको एक शाइनिंग सरफेस देखने को मिलेगा जब आप उसको क्लीन करेंगे तब। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने क्या देखी कि वो लस्टरस होते हैं, वो शाइनिंग अपीयरेंस शो करते हैं। ओके, अब हमें सेकेंड एक्टिविटी में क्या देखना है, आपको इनको कट करके देखना है नाइफ से। ठीक है, अगर ये ईजिली कट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये इनकी हार्डनेस प्रॉपर्टी नहीं है, और अगर ये इजीली कट नहीं हो पाते तो ये हार्डनेस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो अब आपको सोडियम मेटल को लेना है, इनको आपको क्या करना है, कट करके देखना है। ठीक है, कट विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। आपको इनको कट करके देखना है और फिर आपको अपना ऑब्जर्वेशंस देखने हैं। तो देखो, आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ओके, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। और ये जो हार्डनेस होती है, कुछ मेटल्स इजीली कट हो जाते हैं, कुछ को थोड़ा ज़्यादा शार्प चीज़ से कट करना पड़ता है। तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग वो अपनी हार्डनेस को शो करते हैं। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में आपको, थर्ड एक्टिविटी में क्या शो करना है कि आपको एक मेटल लेना है ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम विद हैमर। आपको उसको हैमर से स्ट्राइक करना है, उसको आपको बार बार उसको स्ट्राइक करके देखना है।
ठीक है। तो अब आपको ये एक्टिविटीज़ बाकी मेटल के साथ में भी करनी है। तो आप क्या देखेंगे, कुछ मेटल्स जो होते हैं उनको हम इजीली थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं, मतलब उनको हम तोड़ सकते हैं एकदम पतली पतली शीट्स में। जैसे एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है गोल्ड एंड सिल्वर, सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। किस प्रॉपर्टी को, जिनको हम ईजिली थिन शीट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उनको बीटन कर सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी। ओके, now next property, the ability of metal to be drawn into thin wire is called ductility। अगर आप मेटल की प्रॉपर एबिलिटी, उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो एकदम पतले पतले वायर्स के अंदर इजीली ड्रॉन आउट हो जाते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। ओके, नाउ तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटाइल वो कौन सा है, गोल्ड सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल में काउंट होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, कि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लेंथ का वायर इजीली बना सकते हो। ठीक है, इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड। क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, कि उसकी जो डक्टिलिटी होती है और जो मेलिएबिलिटी है किसकी, गोल्ड की, वो दोनों ही इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो इजीली हम उसको जैसी हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम उसको शेप इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज फॉर कुकिंग वेसल्स। घर में जैसे मम्मी खाना बनाती हैं तो आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाती है, ठीक है, आयरन की कढ़ाई हो गई, फिर कुकर आता है जैसे स्टील का, ठीक है। तो ये कुछ मेटल्स हैं जिसमें हम इजीली खाना जो है उसको कुक कर सकते हैं। सो नाउ आपको ये क्या करना है, नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको एल्यूमिनियम या कॉपर के वायर लेने हैं। फिर आपको इस तरीके से, ये जो डायग्राम में शो कर रखा है, इस तरीके से आपको इसको जो है उसको आपको लगाना है स्टैंड के अंदर। फिर आपको एक पिन फिक्स करनी है फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स की हेल्प से आपको यहाँ पे एक पिन फिक्स करनी है। अब इसको हीट करना है आपको। हीट करने के बाद में आपको इसको देखना है, तो क्या देखने को मिलेगा कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट एंड लाइट के, और उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो उनकी गुड कंडक्टर हीट होते हैं और बहुत ज़्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। बेस्ट कंडक्टर जो हीट के हैं वो कौन से हैं, सिल्वर एंड कॉपर। कॉपर और सिल्वर जो होते हैं वो सबसे अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं हीट के। लेड एंड मरकरी कंपैरेटिवली, मतलब इनके कंपैरिजन में वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। ओके, सो डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं? येस, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, देखो अब आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको मेटल जो है जिसको आपको टेस्ट करना है सर्किट में, उसको आपको टर्मिनल ए और टर्मिनल बी में इस तरीके से उनको फिक्स करना है। ओके, नाउ डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ से स्विच को जब आप ऑन करेंगे तो ये क्या बल्ब ग्लो करेगा। अगर करेगा तो इसका मतलब कि जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। So you must have seen that the wires that carry current in your homes have a coating of polyvinyl chloride, that is PVC। कि जो अपने घरों में जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर किसकी कोटिंग होती है, PVC और रबर लाइक मटेरियल। Why are electric wire coated with such substances? कि उनके ऊपर रबर की कोटिंग क्यों की जाती है, ठीक है, ताकि इजीली वो, क्योंकि हमें पता है मेटल्स जो हैं वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो और रबर जो है वो पुअर कंडक्टर है। तो अगर हम करंट शॉक लगने से हम इजीली उससे बच जाएं, इसलिए इनके ऊपर रबर की कोटिंग की जाती है। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस। कि जब मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड सरफेस से जब स्ट्राइक करते हैं, जब वो टच होते हैं, भिड़ते हैं, तो क्या होता है, क्या वो कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं?
यस, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने स्कूल की बेल देखी होगी, ठीक है। जब स्कूल में जो बेल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, मेटल की बनी हुई होती है, ठीक है। तो जब वो किसी चीज़ से स्ट्राइक करेगी तो उसमें से साउंड निकलती है और जिसकी वजह से वो बेल रिंग करती है। ओके, नाउ द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सोनोरस। ओके, कैन यू नाउ सी वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। तो अब आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कि जो स्कूल बेल्स होती हैं वो मेटल्स की क्यों बनी हुई होती हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लस्टरस या शाइनिंग अपीयरेंस के होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं या स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी कि जो मेटल्स होते हैं वो इजीली मेलिएबल होते हैं, उनकी मेलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एंड नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी जो थी वो हमने देखी कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस, या जब वो हिट किए जाते हैं साउंड तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होती है, सोनोरस। आई होप यहाँ तक सबको अंडरस्टूड हो गया होगा। तो अब आप इजीली नॉन मेटल्स के आप खुद इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनके जस्ट अपोजिट, ठीक है। जैसे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो डक्टिलिटी नहीं शो करते, वो हार्ड नहीं होते, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऊपर एक टेबल देख पा रहे हैं, इस टेबल में देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखे जाते हैं पीरियोडिक टेबल के, ओके। और जो नॉन मेटल्स हैं वो हमेशा पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में रखे जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन किया था ये, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है, जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या बना लेते हैं, क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन, जिन्हें हम कैटायंस कहते हैं। इसी तरीके से इसका अगर हम नॉन मेटल्स में देखें तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव आयन बना लेते हैं और एनायन बन जाते हैं। मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ एक मरकरी एक्सेप्शन है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बाकी सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकती हैं, गैशियस हो सकते हैं, ओके। मेटल स्ट्रांग होते हैं सिर्फ Na, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा लाइट या बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बाकी सारे मेटल स्ट्रांग होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल्स की लो होता है, सिर्फ एक डायमंड को एक्सेप्शन मान के। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, सारा इनका उल्टा है। मेटल्स मेलिएबल होते हैं तो नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं तो नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल। मेटल लस्चरस, नॉन मेटल नॉन लस्चरस। सोनोरस, नॉन मेटल नॉन सोनोरस। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप इस टेबल में कवर हो गए हैं। इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ओके। नाउ तो अब ये नॉन मेटल सारा वही है इसके अंदर, ठीक है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि इस नॉन मेटल्स में क्या दे रखा है आपको, कि ये फर्स्ट पॉइंट है, नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर एंड दिस नॉन मेटल आर ईदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन। ये बाकी सारे सॉलिड या गैस में हो सकते हैं, सिर्फ एक ब्रोमीन जो है वो किस में होता है, लिक्विड में शो होता है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, नॉन मेटल्स जो होते हैं, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में एट रूम टेम्परेचर। एंड मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग, मेटल्स का तो जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट गैलियम एंड सीजियम ऐसे दो मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा लो होता है कि अगर हम उनको अपनी हथेली या अपने पाम पे रखें तो वो तुरंत मेल्ट हो जाते हैं। आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो क्या है, लस्टरिश। ये कुछ एक्सेप्शंस, और ये एक्सेप्शन ही ज़्यादातर क्वेश्चंस में आते हैं 1 मार्क्स के, तो इन पे अच्छे से फोकस करना। सपोज जैसे पूछ लिया आपसे, बताओ कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो आप क्या बोलोगे, मरकरी। बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ओके। कार्बन जो है नॉन मेटल है, जो अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलता है,
ठीक है। तो हर एक फॉर्म को हम बोलेंगे एलोट्रॉप। कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स होती है जिनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप, जिसमें से डायमंड एक एलोट्रॉप है कार्बन का। वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। सबसे हार्डेस्ट क्या होता है? नेचुरल सब्सटेंस, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी। ग्रेफाइट है वो दूसरा एलोट्रॉप है कार्बन का, वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, ये अच्छा गुड कंडक्टर कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है एल्कली जो मेटल्स हैं जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर हम इनको चाकू से काटें, नाइफ से, तो ईजिली कट हो जाते हैं। तो इनका डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा लो होता है। ओके, अब देखो ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं कि नॉन मेटल्स वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। ओके, ये आप पहले देख चुके हैं और अगर हम इसको और आगे डिटेल में देखेंगे तो यहाँ तक आई होप आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। तो हम आगे चलें। तो अगला हमारा आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बेसिकली वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी नहीं जाती, अगर पूछ ले तो आप इजीली उसको बता सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, केमिकल प्रॉपर्टी। What happens when metals are burnt in air? So जब मेटल्स जो हैं उनको एयर में अगर बर्न किया जाता है तो क्या होता है? ये आप एक्टिविटी कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। मैग्नीशियम जब हमने बर्न किया था एयर के साथ में तो वो कैसा डेजलिंग वाइट फ्लेम निकल रहा था। क्या सारे मेटल इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे? तो हम देखते हैं क्या होता है। आपको टीचर की प्रेजेंस में एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है, कोई भी सैंपल लेना है पेयर ऑफ टोंग्स के बीच में और फिर आपको उसको फ्लेम के ऊपर बर्न करना है। फिर ये बाकी और मेटल्स के साथ में आपको परफॉर्म करके देखना है। जो प्रोडक्ट बना उसको आपको कलेक्ट करना है। फिर आपको प्रोडक्ट एंड मेटल सरफेस को ठंडा होने देना है। तो बताना है कौन सा मेटल ईजिली बर्न हो पा रहा है, कौन सा नहीं कर पा रहा, वो सब आपको देख के बताना है। तो आपने क्या देखा होगा बेसिकली कि जब कभी भी आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा? मेटल ऑक्साइड का। ये एक्टिविटी आपने की थी आई होप। उसमें क्या किया था अपन ने, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की जब हमने रिएक्शन करवाई थी तो किसका फॉर्मेशन हो रहा था? यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था, दैट इज़ MgO हो रहा था। तो सेम वही है यहाँ पे कि ये मेटल, तो ये क्या हो गया? मेटल, और ये इसका ऑक्साइड। तो जब आप मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का, ब्लैक ऑक्साइड जो है। ओके, इसी तरीके से अगर आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो किसका फॉर्मेशन होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर सेकेंड हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl। आपको याद होगा शायद कि जब कॉपर ऑक्साइड है CuO रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ में, CuO कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद HCl व्हाट क्या बनेगा यहाँ पे? CuCl2 प्लस H2O। क्या बनेगा? मेटल CuCl2 प्लस H2O। सो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। बट सम मेटल ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, हमेशा याद रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे दो मेटल्स हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ओके, तो ऐसे जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं हम उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Underline such metal oxide which react with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxides। उन्हें हम क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक, जो एसिड और बेस की तरह रिएक्ट करेंगे या बिहेव शो करेंगे। अब जब हमने इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो ये एसिडिक AlCl3 शो कर रहा है प्लस H2O। जब आपने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो ये NaAlO2 प्लस H2O शो कर रहा है। इसी तरीके से आप जिंक की भी इस तरीके से इस फॉर्म में रिएक्शन करवा सकते हैं। ओके, सो मोस्ट मेटल ऑक्साइड
are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. ज़्यादा तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं पानी में, इनसॉल्यूबल, लेकिन कुछ इनमें से ऐसे हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, एल्कली. एल्कली हमें पता है क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल. सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर. सोडियम के ऑक्साइड्स और पोटेशियम की किस में डिजॉल्व हो जाते हैं, पानी में, और क्या फॉर्म कर लेते हैं, एल्कलीज फॉर्म कर लेते हैं. Na2O बेस है, K2O बेस है, वाटर में रिएक्ट किया तो क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, NaOH और KOH, ये क्या बन गए, एल्कली. ओके, तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, एल्कलीज का. ओके, सो हमने एक्टिविटी 3.9 में देखा कि जो सारे मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ सेम रेट से, अलग अलग रेट से वो रिएक्ट करते हैं. सॉरी, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़. अलग अलग जो मेटल्स हैं वो अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन से. कुछ ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे, कुछ धीरे रिएक्ट करेंगे, कुछ रिएक्ट ही नहीं करेंगे. ओके, सो मेटल जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ कि अगर हम इन्हें ओपन रख दें तो ये तो तुरंत क्या कर लेते हैं, फायर कैच कर लेते हैं. इसलिए इनको हमेशा इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, हमेशा इनको केरोसिन ऑयल के अंडर में रखा, प्रिजर्व करके रखा जाता है, क्योंकि अगर ये ओपन रहेंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेंगे, तुरंत फायर कैच कर लेंगे. ओके, कौन से मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम. अब इसी तरीके से अगर आप मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड को हम देखोगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव, तो ये क्या, एक थिन लेयर फॉर्मेशन कर लेते हैं, किसका, ऑक्साइड का. एक थिन लेयर फॉर्म कर लेते हैं ऑक्साइड की. और ये जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड है ये इनको फर्दर ऑक्सीडेशन होने से प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है. ओके, सो द आयरन does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burn. आयरन इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि जब उसकी जो आयरन फिलिंग्स हैं, ओके, जब उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, अगर हम उन्हें रिएक्ट करवाएंगे तो वो इतने ज़्यादा, अगर उनको स्प्रिंकल कर देते हैं हम फ्लेम के अंदर, जहाँ वो बर्नर जो भी है, जिसके नीचे वो आग लगी हुई है, अगर हम उसमें उसको ईजिली विग्रसली अगर उसको स्प्रेड कर देते हैं तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा. Copper does not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. कॉपर कभी भी बर्न नहीं होता, लेकिन जिसको हॉट मेटल है ऊपर का, उसको हमेशा किससे कोटिंग की जाती है, ब्लैक कलर के कोटिंग की जाती है कॉपर ऑक्साइड की. ठीक है, और जो सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे. तो इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना सा बताया गया है कि सोडियम और जो पोटेशियम है वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ कि वो आग पकड़ लेंगे अगर हम उन्हें ऐसे हवा में छोड़ देंगे तो, इसलिए उनको केरोसिन ऑयल के अंडर में प्रिजर्व किया जाता है. फिर सेकेंड नंबर बताया कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और बाकी जो कुछ मेटल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, एक थिन लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड की, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो. फिर अगला बताया कि आयरन रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो आयरन फिलिंग्स हैं अगर हम उन्हें स्प्रेड कर दें तो वो विगरसली रिएक्ट कर जाएंगी ऑक्सीजन के साथ. फिर हमने देखा कि कॉपर रिएक्ट बर्न नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, ब्लैक जो हॉट मेटल है ब्लैक कलर की, उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, किसकी, कॉपर ऑक्साइड की. और सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ में. ओके, नाउ तो हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद में हमने देखा कि जो सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यहाँ पे जो भी मेटल्स थे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, सोडियम. फिर मैग्नीशियम उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होता है. बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड. इनका तो पता चल गया, लेकिन ये बाकी के जो मेटल्स हैं इनको हम सिर्फ ऑक्सीजन में ही रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ उनको रिएक्ट करवा के नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा नहीं. तो इसके लिए हमें आगे एक और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है. तो अगली एक्टिविटी है, जब आप मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा. इस रिएक्टिविटी में अपन को क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है, उस बीकर को हाफ फिल करना है वाटर से. ठीक
ठीक है। और वो भी पहले आपको कोल्ड वाटर से उसको रिएक्शन करवानी है मेटल्स की, फिर आपको इनकी हॉट वाटर से रिएक्शन करवानी है, फिर आपको उसकी स्टीम भाप से रिएक्शन करवानी है, फिर आपको इनमें देखना है कि कौन सा मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सा मेटल हॉट वाटर के साथ में, और कौन सा स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपके सामने एक एपरेटस सेटअप किया गया है। इस एपरेटस में आपको ये बीकर है, इस बीकर में आपको वाटर लेना है और फिर आपको इसमें से चेक करना है कि कौन सा मेटल कैसे रिएक्ट करेगा। सो metals react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas। तो मेटल जब कभी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। वो मेटल ऑक्साइड जो पानी में सॉल्युबल होते हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगे एंड फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। पानी में डिजॉल्व होकर आगे क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड का। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, सो ये है मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन। ये मेटल ऑक्साइड आगे अगर फर्दर वाटर से रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन कर लेगा मेटल हाइड्रोक्साइड का। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं। कौन, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन इतनी वायलेंट और इतनी ज़्यादा एक्सोथर्म, मतलब इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है कि वो तुरंत फायर कैच कर सकती है। तो ये बता रखा है सोडियम वाटर, तो सोडियम ऑक्साइड, और पोटेशियम वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम ऑक्साइड। ओके, प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी। अब देखो रिएक्शन जो है कैल्शियम की वाटर के साथ में वो पानी के साथ कम वायलेंट होती है, इसलिए उससे इजीली वो फायर कैच नहीं कर सकता। ओके, सो द रिएक्शन if calcium with water is less violent, the calcium plus water, calcium oxide plus हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक तरह से हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन इसकी पहले वाली रिएक्शन शो नहीं की, इसने सीधी मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ में रिएक्शन शो करके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। कैल्शियम जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के वो चिपक जाते हैं मेटल के सरफेस के साथ में, इसलिए इसकी वजह से जो कैल्शियम है वो ऊपर फ्लोट होने लग जाता है। ओके, मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का। ये भी पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, क्योंकि इसके भी बबल्स जो हैं वो सरफेस से स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो ये तो बात हुई कोल्ड वाटर और हॉट वाटर की। लेकिन अब कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही ये हॉट वाटर के साथ में, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये ना कोल्ड वाटर के साथ ना हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट होंगे स्टीम के साथ। जैसे एल्यूमिनियम प्लस वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, आयरन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये ना तो ठंडे पानी के साथ, ना गर्म पानी के साथ, ना स्टीम के साथ, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो अब तक हमने बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब थर्ड प्रॉपर्टी है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। ये हम पहले भी रीड आउट कर चुके हैं कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको सेम वही एक्टिविटी यहाँ पे करनी है, आपको मेटल्स की रिएक्शन करवानी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, फिर आपको इनको देखना है कि कौन सा मेटल कैसे रिएक्ट करेगा। अब हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हमेशा याद रखना, जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ में कोई मेटल की रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके,
सो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे जो निकलेगी तो नहीं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो तुरंत किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या फॉर्मेशन कर लेगा, वाटर का, और खुद रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड में। आई बात समझ में क्या, कि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब हम HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ कोई मेटल की रिएक्शन करवाएंगे तो जहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और ये खुद जो है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड, ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है वो वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कर देंगे। ओके, नाउ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल इतने फास्ट होते हैं मैग्नीशियम के केस में, जो हमने एक्टिविटी 3.11 में देखा। रिएक्शन ऑल्सो मोस्ट एक्सोथर्मिक भी होती है। तो जो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है वो कैसे होगी, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम की, फिर उससे कम एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन की। और कॉपर के केस में कोई बबल्स फॉर्मेशन नहीं होगा और टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्या शो करता है कि कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कॉपर तो बेचारा पीछे एकदम रह गया, एकदम पीछे ही पड़ा रह गया, ना वो किसी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है बेचारा, ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, उसको तो बेचारे को पीछे ही छोड़ दिया है। अब आता है एक्वा रिजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वा रिजिया क्या होता है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है, कंसनट्रेट मतलब प्योरली HCl का और प्योरली नाइट्रिक एसिड, और वो भी किस रेशियो में, 3:1 में। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, 3:3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पार्ट्स होंगे और 1 नाइट्रिक एसिड का। गोल्ड जो है वो इवन दो नीदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन, ये सिर्फ गोल्ड में डिज़ोल्व हो सकता है और बाकी किसी एसिड में नहीं हो सकता। ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, फ्यूमिंग लिक्विड होते हैं। ओके, चलो अब एक हमारा इस टॉपिक का केमिकल प्रॉपर्टी का एक लास्ट टॉपिक है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट। दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ में मेटल कैसे रिएक्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन क्या करेगा। ये आपने देख भी रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक तरह से टाइप है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, जो इजीली डिस्प्लेस कर देगा वो आके उसके साथ दूसरे मेटल के ऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा सॉल्ट के साथ और उस मेटल को वो अलग कर देगा। तो रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो इजीली डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से सॉल्यूशन में या उसके मोल्टन फॉर्म में से। ठीक है, तो हमने देखा था प्रीवियस सेक्शन में भी कि सारे जो मेटल्स होते हैं वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होते। हमने चेक की उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग मेटल्स की ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट करवा के, लेकिन सारे मेटल्स वो इन सब के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे। तो ईजिली हम उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से या डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग पुट नहीं कर पाए। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम उसको ईजिली अच्छे से पुट कर सकते हैं उनकी मेटल की प्रॉपर्टी या रिएक्टिव के अकॉर्डिंग। तो ये सबसे ईजी और सबसे सिंपल है। अगर मेटल A डिस्प्लेस कर देता है मेटल B को तो इसका मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, मेटल B से, और अगर नहीं कर पाता तो वो लेस रिएक्टिव है। ओके, सो विच मेटल, कॉपर और आयरन रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, आयरन। कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, सब मेटल्स में सबसे लेस रिएक्टिव है, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव, बाकी सबसे लेस रिएक्टिव जो मेटल है वो है कॉपर। तो यहाँ पे होगा आयरन। ठीक है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अब तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट किए, सिर्फ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया इस चैप्टर का। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ से हम कल अगले टॉपिक शुरू करेंगे द रिएक्टिविटी सीरीज़ अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए सब लोग अपना पढ़ें, अच्छे से रिवाइज़ करो उसको, फिर हम मिलते हैं बाद में अगली क्लास के अंदर। ओके।